यूनिट 5 में हमारे पास सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल. Many continuous variable has distribution that are bell-shaped and called approximately normal distributed variables. The theoretical curve called the normal distribution curve can be used to study many variables that are not normally distributed but are approximately normal. ये सारी वही बातें हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है आपके पास वो बेल शेप में आती है, उसका जो एरिया है वो दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये वही सारी चीज़ें इसमें भी फॉलो करेंगी. इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? z इज़ इक्वल टू वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये x की वैल्यू है माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन. आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. सबसे पहले आपके पास आती है कि द शेप एंड पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड ऑन टू पैरामीटर्स, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये जैसे हमने फार्मूला देखा तो इसमें ये दो पैरामीटर हैं जिस पे इसकी वैल्यू वेरी करेगी. या इसके चेंज होने से या इसके चेंज होने से आपके पास जो वैल्यू आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो चेंज हो सकती है. Each normally distributed variable has its own normal distribution curve. वो किस वजह से? वो उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से. क्योंकि कभी एक वेरिएबल ए है उसका मीन चेंज करेंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो चेंज कर जाएगा. अगर आप उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करेंगे तो भी कर्व चेंज कर जाएगा. विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज बेल शेप. जो हम पहले भी कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से बेल शेप में आता है. नेक्स्ट हम इसको देखेंगे भी. द मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था कि अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मीन, मीडियन और मॉड एक ही पॉइंट पे वाक़या होंगी और वो सेंटर में आएगा. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनी मॉडल. अब यूनी मॉडल से मुराद है कि आपके पास लेट मी गिव यू द एग्जांपल फर्स्ट. इसे हम कहते हैं यूनी मॉडल. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पीक है. अगर इसकी पीक मोर देन वन हो तो फिर हम इसे मल्टी मॉडल का नाम दे रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि हमारे पास नॉर्मल केसेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल में आ रही होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन. सिमेट्रिकल का से मुराद है कि आप अगर एक कर्व ड्रा करें, हमारे पास ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम मीन ये वाला डिसाइड करें तो मीन के इस तरफ जितनी वैल्यूज़ हैं मीन के इस तरफ भी उतनी ही वैल्यूज़ मौजूद हैं. तो इसे हम कहते हैं कि नॉर्मल सिमेट्रिक. मीन से एक तरफ लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं उतनी ही तकरीबन वैल्यू आपके राइट साइड पे फॉल कर रही हैं. द कर्व इज़ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस से मुराद है कि इसमें आप ये आपके पास आप इसे सो एंड सो ऑन चलाते जाएंगे और ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और ये चलता जाएगा उस पर. अगली लाइन में भी लिखा है द कर्व नेवर टच द एक्स एक्सिस एंड द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इक्वल टू 1. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे 1 है. द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज विद इन. अब अगर आपके पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपने एक वेरिएबल एक्स है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली डेविएट करेगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.85%. और अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 95% कवर करता है. और अगर आपके पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये 99.7 कवर करता है. ये हम फ्यूचर स्लाइड में देखेंगे और ऑलरेडी ये हम सेकेंड यूनिट में कवर कर चुके हैं. अच्छा जी, ये हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 है तो हमारा जो आप अप्रॉक्सीमेटली कवरेज आती है वो तकरीबन 68% डाटा इस पॉइंट पे कवर हो रहा होता है. और अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू 2 है तो आपकी जो डाटा अंडर कर्व है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कवरेज में आ रहा होता है. और अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 है तो वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आ रहा होता है. अब एक चीज़ ये नोट करेंगे कि हमने कहा था ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता. तो यहाँ पे ये जो कर्व हमारे पास बन रहा है ये एक्स एक्सिस से इसमें थोड़ा सा मार्जिनल
डिस्टेंस मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे भी मार्जिनल डिस्टेंस है। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा, लेकिन ये एंड नहीं होगा। The standard normal distribution is normally distributed with a mean of 0 and a standard deviation of 1। ये जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपकी वैल्यू मीन की 0 होती है। यहाँ से आप 0 लेते हैं, 50% आपका डाटा यहाँ फॉल कर रहा होता है, 0.5 डाटा यहाँ फॉल कर रहा होता है। अगर आप इसका सम अप करें तो ये आपके पास टोटल 1 एरिया बना रहा होता है। All normally distributed variable can be transferred into standard normal distribution variable by using the formula। इस फार्मूला के ज़रिए आप उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड z 2.34। अब आपको z कैलकुलेटेड गिवन है, आपने सिर्फ ये करना है कि उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। इसको हम z टेबल से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये आपकी बुक के लास्ट में अपेंडिक्स में गिवन है। यहाँ पे ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए अपेंडिक्स से ये तस्वीर ली है। आपके पास लिखा गया कि z की वैल्यू 0 है। 0 वैल्यू पे आपके पास उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी जो वैल्यू आपके पास गिवन है डेट इज़ 2.34। अब आप क्या करेंगे, आप इस रो में 2.3 पे जाएंगे ये, उसके बाद आप इस रो में 4 वाली रो में देखेंगे तो आप इसको नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये 3 पे आता है। ये वैल्यू 2.4927, सॉरी ये वाली वैल्यू 2.4904, ये वैल्यू आपकी इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो जो भी पार्टिकुलर आपका क्वेश्चन है, आपका ये डाटा यहाँ पे फॉल कर रहा है। इसी तरह आपको आपकी इजनेस के लिए कुछ और एग्जांपल भी शो की गई है। फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z0 एंड z-175। अब आप ये माइनस अमाउंट है, माइनस हमारे पास उस टेबल में मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसकी जो वैल्यू देखेंगे वो 1.7 की देखेंगे पॉजिटिव में 1.7, और देन आप 5 पे जाएंगे। लेट्स डू इट अगेन। यहाँ पे आप आएंगे 1.7, आपके पास ये आ गई, और दूसरी तरफ आप आ रहे हैं 0.5 पे। तो आपकी ये 0.4599। यहाँ हमारे पास हमने ये कहा था कि 50% डाटा आपके पास इस तरफ होता है, 50% आपके पास इस तरफ होता है। मीनिंग कि जो राइट साइड पे होगा ये पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा ये नेगेटिव। तो आपके पास ये जो नेगेटिव अमाउंट थी, आप यहाँ पे भी इसको नेगेटिव साइड और प्लस साइड दोनों साइड पे जो डाटा है वो कवरेज शो कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल गिवन है। अब यहाँ पे बताया गया कि आपने वो एरिया फाइंड करना है जो z इस वैल्यू से ग्रेटर हो, इस वैल्यू से कम नहीं, या जो इस वैल्यू में फॉल करता है वो डाटा नहीं, इस वैल्यू से ग्रेटर आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी टेबल पे दोबारा जाएंगे। हमारे पास है 1.1, ये हमारे पास है 1.1, इसमें हमें कहा गया है कि 1.11 का आपने देखना है। तो ये वो वैल्यू है 1.11 की। आपने इस वैल्यू से ग्रेटर वाली वैल्यू का एरिया जो है वो मेंशन करना है। आप 0.365 से ग्रेटर, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला एरिया जो है ये उससे ग्रेटर में फॉल कर रहा है। ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया, इस हमने कहा था कि आपके पास 0.5 ये एरिया होता है, 0.5 ये एरिया होता है। इस वाले एरिया में क्योंकि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव साइड पे आपने ये वैल्यू जो 0.11 की है इसको आपने 0.5 से माइनस किया, तो आपके पास ये 0.1335 ये वाला एरिया बचा, जो आप इस केस जो इस एरिया की कवरेज को, नॉर्मल कर्व की कवरेज को ज़ाहिर कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप खुद करेंगे और इसी पैटर्न पे कर लें।